हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 देखते हैं। महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है आज के लिए आपका। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करना और साथ ही साथ आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहना। देखो पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अगन्या जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया है ऋग्वेद में, ये पूछा है। पुत्री, पत्नी, माता या गाय। देखो ऋग्वेद सभी चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। जैसे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उन सभी में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, देखो ऋग्वेद के बारे में बात करें, इसमें संस्कृत ऋचाएँ भी शामिल हैं इसमें। इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं। देखो अलग अलग समय पर जो ये मंडल हैं सभी की अलग अलग समय पर ऋषियों के द्वारा रचना की गई है, लेकिन इन्हें संकलित जो करने का कार्य किया वो वेदव्यास ने किया था और उत्तर वैदिक काल में किया था। देखो वैदिक पीरियड जो हुआ, वैदिक सभ्यता जो हुई सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो हुई वो तो 2350 से लेकर के 1750 तक हुई। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता हुई है ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक मानी जाती है। इसमें भी सबसे पहले अगर बात करोगे तो ऋग्वैदिक जो टाइम हुआ है वो 1500 से लेकर के 1500 BC से लेकर के 1500 लिख देता हूँ, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक हुआ है ये आपका ऋग्वैदिक टाइम। ठीक है, फिर 1000 से लेकर के 600 BC तक हुआ उत्तर वैदिक काल। तो जो ये मैंने अभी बताया संकलित मंडलों को संकलित किया गया ये उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों की रचना हुई और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की। ठीक है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। देखो इसमें जो ये दिए हुए हैं सब, इसमें मंडलों में सभी में अलग अलग उसके देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र दिए हुए हैं इसमें ऋग्वेद में। और देखो अगर बात करें इन 10 मंडलों की तो इसमें सबसे प्राचीनतम तो 2 से 7 तक हैं और नवीनतम 1 और 10 कहलाते हैं इसमें। देखो ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है या पढ़ता है उन्हें, उसको हम कहते हैं होत्रा या होत्र कह सकते हो या होता, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और क्या बताऊँ इसके बारे में। साधारण भाषा में देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो ग्रंथ साधारण भाषा में वेदों की व्याख्या करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं वेदों की। वो ग्रंथ जो साधारण भाषा में वेदों की व्याख्या करते हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और देखो ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन है ऋग्वेद का, तो ऐत्रेय और कैसितकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2 इसके ऋग्वेद के, ऐत्रेय और कैसितकी, याद रखना। तो देखो इसका क्वेश्चन का जवाब जान लो पहले। अगन्या जो शब्द है ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा इसका। देखो 10वां मंडल है ऋग्वेद में, उसमें महासूक्ति के द्वारा जो 4 वर्ण व्यवस्था में देखोगे 4 वर्ण हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका वर्णन किया गया है महासूक्ति के द्वारा। 10वें मंडल में पूछा जा सकता है। और ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी बताई गई है वो सरस्वती, और सबसे प्रमुख नदी सिंधु को बताया गया है। गंगा और यमुना की उस टाइम में इतनी महत्व नहीं थी, इतना महत्व तो नहीं था। क्यों, इसका प्रमाण कैसे देख सकते हो कि पूरे ऋग्वेद में देखोगे आप तो 1 बार तो गंगा शब्द का प्रयोग हुआ है और 3 बार प्रयोग हुआ है यमुना शब्द का, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बताने को तो वैदिक पीरियड में काफ़ी कुछ है, लेकिन इतना ही समझ लो, यही काफ़ी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री वाणी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा आरंभ की गई थी। वाणी योजना के बारे में देखना है, क्या इसकी स्टार्टिंग दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा आरंभ की गई है। तो देखो पहला तो ये सही है, 2020 में ये स्टार्टिंग हुई इसकी प्रधानमंत्री वाणी योजना की और दूरसंचार विभाग के द्वारा ही की गई, तो इस वजह से इसका पहला तो सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री वाणी योजना के 3 घटक सार्वजनिक डेटा कार्यालय, ऐप प्रदाता और केंद्रीय रजिस्ट्री हैं। क्या ये सही है, तो देखो दूसरा सही नहीं है क्योंकि इसमें 3 घटक नहीं है, इसमें 5 घटक हैं, इस वजह से ये गलत है। 5 घटक हैं इसमें और इसमें 3 घटक बोला है, तो इस वजह से समझ सकते हो ये गलत है। इसमें देखो सार्वजनिक डेटा कार्यालय, इसके अलावा इसमें जो दिया हुआ है ऐप प्रदाता, पब्लिक डेटा और है इसमें ऑफिसर, ऐसा ये कुछ ऑफिसर एग्रीगेटर
और केंद्रीय रजिस्ट्री, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें ओनली पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सागर मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सागर मित्र योजना के बारे में, इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। सागर मित्र योजना की शुरुआत, तो देखो ये भी सही है इसका पहला, इसकी शुरुआत 2020 में ही हुई थी, फरवरी में हुई थी 2020 में, तो इस वजह से समझ सकते हो। और देखो इस योजना का जो उद्देश्य है मत्स्य पालन व ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, तो ये दूसरा भी सही है, समझ सकते हो। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं इसके। सागर मित्र योजना की शुरुआत फरवरी 2020 में और इसका उद्देश्य मत्स्य पालन व ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, सागर मित्र योजना, तो ये दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है। पहला है, इसमें आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, क्या ये पहला सही है? देखो ये पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है ये पहला तो 100% गलत है। देखो नागरिकता और अधिवास संबंधी कोई अधिकार आधार कार्ड धारक को प्रदान नहीं करता है, ये पहली बात तो ये याद रख लेना। आधार कार्ड के बारे में देखोगे, आधार कार्ड से संबंधित देखोगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2016 में कहा था कि इसका जो नागरिकता संबंधी प्रमाण है उसमें प्रयोग नहीं होगा, तो इस वजह से समझ सकते हो ये पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है आधार कार्ड का सेवा वितरण कार्यों के लिए किया जाता है, तो उस हिसाब से समझ सकते हो पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है, इसमें एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो देखो ये तो बिल्कुल पाबंदी सी लगा रहा है, जो इसको जारी कर रहा है तो उसको तो इसको निष्क्रिय या लुप्त करने का अधिकार होगा ही उस संस्था को, तो इस हिसाब से समझ सकते हो ये दूसरा भी गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो कब कर सकता है, अगर 3 वर्ष तक इसका प्रयोग ना हो तो इसको निष्क्रिय किया जा सकता है। यदि आधार कार्ड का प्रयोग 3 वर्ष तक नहीं होगा तो इसको निष्क्रिय किया जा सकता है, इस वजह से ये बिल्कुल सही है। यानी आधार कार्ड को जारी करने वाला जो प्राधिकरण है इसको कई कारणों से निष्क्रिय कर सकता है, जैसे कि एक ही व्यक्ति कई नामों से आधार कार्ड बनवा ले तब भी इसको निष्क्रिय किया जा सकता है, या फिर 3 वर्षों तक इसका प्रयोग ना हो तो भी इसको निष्क्रिय किया जा सकता है। और जो सरकार की योजनाएं जो होती हैं ना उन योजनाओं का उपयोग करने में, यानी उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, एक चीज़ ये भी याद रख लेना। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसमें कथन और कारण है। कथन देखते हैं पहले, पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। CAR का पूंजी पर्याप्तता अनुपात का, और इसमें कारण है पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। देखो पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR का जो निर्धारण है रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है, तो पहला तो इसका 100% सही है, बिल्कुल सही है। देखो पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि होती है जिसे बैंकों को अपनी जो निधियां हैं उसके रूप में रखना होता है, ठीक है। और दूसरे इसमें कारण में क्या दिया हुआ है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं, तो इस वजह से ये गलत है, रिजर्व बैंक के पास नहीं, यानी ये बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है, रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में मत समझो इसे, अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, ठीक है। तो ये दूसरा इसमें गलत है, पहला सही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में बात करें
तो ये बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए भी रखना पड़ता है। जब कोई जोखिम आ जाता है तो उस स्थिति में भी ये बैंकों की मदद करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण प्रदान करने के लिए भी पूंजी यानी राशि की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है। इसी के माध्यम से समझ सकते हो जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको ऋण प्रदान करने में ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो समझ सकते हो। अब ये देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और एक साइड में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे देखो बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है, देखो बुक्सा, इसमें यही मिलान गलत दिया हुआ है क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला है, उस क्षेत्र में पड़ता है, पढ़ा भी होगा, काफ़ी फेमस है। इसमें बिहार दिया हुआ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल कर लेना इसे। तो यही जवाब है इस क्वेश्चन का क्योंकि ये मिलान गलत है। देखो दम्फा ये मिजोरम में पड़ता है, दम्फा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये मिजोरम में पड़ता है, ये मिलान ठीक है। नमेरी असम में पड़ता है, ये भी ठीक है। और नमदा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नमदा या नामदफा कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, यानी हॉट स्पॉट कह सकते हो। देखो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जैसे एक है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड है। तो ये 4 हैं, उसमें से देख लो। इसमें पूर्वी हिमालय बिल्कुल सही है, दूसरा है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट है क्या, तो ये नहीं है। पश्चिमी घाट है और पश्चिमी हिमालय ये नहीं है, ठीक है। देखो पश्चिमी घाट है, इसके अलावा पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा 1 और 3 देख लो ऑप्शन में, तो सही जवाब तो इसका ऑप्शन भी है, ठीक है। इतना समझ लो। देखो ये जो जैव विविधता हॉट स्पॉट होते हैं इन्हें पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल या फिर उत्तेजनशील स्थल भी कह सकते हो। भारत में पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना कि भारत का जो पश्चिमी घाट है उसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, चरकुला बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या पूर्वांचल में। देखो चरकुला उत्तर प्रदेश में किया जाता है, पहली बात तो ये याद रखना। और उत्तर प्रदेश में भी ये जो ब्रज क्षेत्र है उस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। ब्रजभूमि का जो क्षेत्र है मथुरा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उस साइड में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि में। देखो इस नृत्य में देखोगे चरकुला में तो 108 दीपकों का चरकुला यानी एक पिंजरा होता है, महिलाओं के द्वारा सिर पर रख करके इसमें नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है राधा के जन्म से संबंधित होता है, जो राधा रानी है उनके जन्म से संबंधित होता है, ठीक है। चरकुला कहाँ किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। और इसमें 108 दीपकों का जो चरकुला यानी पिंजरा जो होता है उसको महिलाएं सिर पर रख करके नृत्य करती हैं इसमें, और राधा रानी के जन्म से संबंधित है ये। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बताइए। देखो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रयागराज में है, याद रखना, प्रयागराज में। और ये सार्वजनिक विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, कब की गई थी, 1999 में की गई थी, 1999 में। और इसका उद्देश्य जो दूरस्थ शिक्षा है उसको बढ़ावा देना है। ये बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS की शुरुआत कब की गई थी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS की शुरुआत कब की गई थी, 2004, 2005, 2008 या 2010 में। देखो ये जो SCSS यानी वरिष्ठ नागरिक बचत जो योजना है एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इस योजना को भारत सरकार द्वारा
60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए शुरू किया गया। कितना? वरिष्ठ से ही देख रहे होंगे इसमें, वरिष्ठ नागरिक, तो इसमें 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसमें नागरिक को 60 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए, उसी के लिए ये योजना है। ठीक है, इस योजना में जो पात्र वरिष्ठ नागरिक होंगे पूरे देश में डाकघर अथवा बैंक के माध्यम से इसमें नामांकन कर सकते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कथन और कारण देखते हैं इसमें। प्राचीन भारत में सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। किसने? सातवाहनों ने की थी क्या? और दूसरा है इसमें, महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिला है। तो बताओ इन दोनों में कौन सा सही है? देखो ये दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, क्योंकि भारत में देखोगे प्राचीन भारत में सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में करमुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। करमुक्त भूमि प्रथा किसने प्रारंभ की? तो सातवाहन शासकों ने। तो पहला तो इसमें 100% सही है, और इसका जो उल्लेख मिला है वो नानाघाट अभिलेख में मिला है, भूमिदान का पहला। तो देखो ये भी सही है, भूमिदान का नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिला है। क्या उल्लेख मिला है? कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में करमुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। तो देख सकते हो दोनों ही सही हैं और व्याख्या स्पष्ट रूप से हो रही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अकबर द्वितीय के द्वारा राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? भूभाग पर नील की खेती करना, यानी 3/20 भाग पर, ये समझ सकते हो। भूभाग पर नील की खेती करना, क्या ये रिपीटेड? भूभाग पर नील की खेती करना, भूभाग पर नील की खेती करना, ये अलग अलग दिया हुआ है। देखो ये समझो, जो ऑप्शन ए में है 3/20 कर लो इसे, बी में 3/19 कर लो इसे, इसमें 3/18 कर लो। तो बताओ इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3/20 भाग पर, यानी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यह तिनकटिया प्रथा कहलाती थी। ठीक है, और इसका विरोध महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह करके किया था। काफ़ी फेमस सत्याग्रह है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। ठीक है, 1820 के दशक में बंगाल में नील के जो बागान की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 1820 में, अंग्रेज़ों ने की थी बंगाल में। और देखो इस प्रणाली के तहत देखोगे तो जिन किसानों के पास एक बीघा भूमि है, मान लो, ठीक है, जैसे 1 बीघा भूमि है तो 20 कट्टा होता है, उसमें से 3 कट्टे पर भूमि पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, यानी तीन कट्टे पर कम से कम नील की खेती की जाएगी, या फिर अधिक भी हो सकती है। तो उसी से संबंधित, यानी जो सिंथेटिक नील का आविष्कार हो गया था यूरोप में, तो उसी के बाद फिर इसकी मांग कम हो गई, समझ सकते हो। लेकिन जो कर था, वो टैक्स था, उसमें कमी नहीं हुई थी। उसी के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन के समय सी राजगोपालचारी, JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए। देखो भारत के विभाजन के बारे में बात करें तो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये JV कृपलानी थे। और JV कृपलानी जो थे ये गांधीवादी और समाजवादी की विचारधारा के समर्थक हुआ करते थे, और इन्होंने 1946 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और फिर 1947 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देखो असहयोग आंदोलन बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने।
और भारत की जो अंतरिम सरकार है 1946 से 47 तक बनी थी। और जो भारत की संविधान सभा थी उसमें भी योगदान दिया था इन्होंने। ठीक है, तो समझ सकते हो ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए हैं जेबी कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? देखो, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसी के बाद कांग्रेस की जो जांच समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास और फजलुल हक को। ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। शायद बहुतों को ना पता हो इसके बारे में, तो अच्छे से समझ लेना। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। देखो, जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो 1947 से 1964 तक रहे थे, याद रखना। उन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थता की जो नीति थी उसको विख्यात किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? और महत्वपूर्ण वक्तव्य है, ये महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना। डबल स्टार 4 स्टार वाला है, ये समझ लो कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू, बताइए किसने कहा था? देखो, ये फेमस जो कथन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने कहा था मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और महाराजाओं में कोई भी विश्वास नहीं है, यानी राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कथन है, इसको अच्छे से रट लेना, पूछा जा सकता है। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने जो कैदी जीवन हुआ था उस टाइम इन्होंने एक फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखी गई थी। मेरी कहानी भी इन्होंने लिखी थी, याद रखना, पूछी जा सकती है। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताऊं मैं आपको, इन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद एवं जो उपनिवेशवाद है उसके विरुद्ध इन्होंने जीवन पर्यंत अपना संघर्ष जारी रखा था। पूंजीवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध, जातिवाद के और उपनिवेशवाद के विरुद्ध इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए हैं, याद रखना। और इनकी तुलना ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा जो रूजवेल्ट हुए हैं, चर्चिल हुए हैं, चर्चिल के बारे में सुना होगा, लेनिन, इन सभी से तुलना की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अक्टूबर 2023 को निम्न में से किस राज्य द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था? अक्टूबर 2023 को निम्न में से किस राज्य द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। देखो, 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। देखो, ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में कि जो गंगा डॉल्फिन है उसकी जो आबादी मात्र बची है 2000 के आसपास बची है। कितनी? 2000 के आसपास। गंगा डॉल्फिन जो है गंगा में, इसके अलावा यमुना, चंबल, जो घाघरा, राप्ती वगैरह जो नदियां हैं इन सभी में पाई जाती है। ठीक है, और देखो, कोई बता सकता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है और उसी के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही इसको गंगा डॉल्फिन को संरक्षण प्राप्त है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का। ठीक है, कब का है? 1972 का है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन। तो देखो, उत्तर प्रदेश का एक फेमस शहर ही है ग्रेटर नोएडा, तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का पहली प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
ग्रेटर नोएडा में, याद रखना। और इसका जो उद्घाटन किया गया पंडित श्रीमती वो जो प्रतिभा पाटिल हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा पाटिल है, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण देख लो। इसमें कथन देखते हैं इसमें पहले कि भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है और भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले देखो कथन, भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भारत में उच्च न्यायालयों की बात करें तो वर्तमान में 25 हैं, लेकिन राज्यों की बात करें तो राज्य तो 28 हैं। इस हिसाब से भी देख सकते हो। तो पहला तो कथन इस वजह से गलत हो जाता है, यानी समझ सकते हो 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जो आर्टिकल 231 में दिया हुआ है। दूसरा है इसमें भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। तो देखो ये कारण सही है इसमें, क्योंकि आर्टिकल 214 में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन एक चीज़ इसी के साथ साथ ये भी याद रखना, आर्टिकल 231 में ये दिया हुआ है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और किसी संघ शासित जो क्षेत्र है उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक है। जैसे कि देखोगे आप वर्तमान में हरियाणा और पंजाब के लिए एक उच्च न्यायालय है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और कोलकाता के लिए यानी पश्चिम बंगाल के लिए एक उच्च न्यायालय है, उस हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए भी एक उच्च न्यायालय है, उस हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें पहला इसमें गलत है, दूसरा सही है, यानी ये गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, विधानसभा पर्यटन योजना, राष्ट्रीय पर्यटन योजना या अतुल्य भारत योजना। 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। तो बताइए कौन सा सही है। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग के अंतर्गत वर्णित हैं। भाग 4, भाग 1, भाग 2 या भाग 3। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। भाग 4, 1, 2 या 3 में। तो देखो आपने आर्टिकल अच्छे से पढ़े होंगे, तो आर्टिकल 2, 3 इससे संबंधित हैं। जैसे कि भाग 1 में दिए हुए हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो समझ सकते हो इस बारे में, ये भाग 1 में दिया हुआ है, भाग 1 सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो बात करें आर्टिकलों के बारे में, भाग 1 के बारे में, जैसे आर्टिकल 1 उसमें जो दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये भाग 1 में दिया हुआ है, जैसे कि उसमें हम शामिल करते हैं संघ में जो भारत के राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, जो अर्जित भूभाग एवं जो क्षेत्र हैं सभी वो भी शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अनुसूची 1 में भी देखा होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और आर्टिकल 1 में भी दिया हुआ है। आर्टिकल बात करें 2 की, आर्टिकल 2 में देखो भारत में नवीन राज्यों और क्षेत्रों के प्रवेश के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 2 में। इसका एग्जाम्पल आप सिक्किम को देख सकते हो कि सिक्किम जो 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था उसके माध्यम से असम का सह राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन अगले ही साल ये 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसको पूर्ण राज्य बना था और भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। फिर आर्टिकल 3 के बारे में बात करें तो देखो आर्टिकल जो 3 है भारत के संविधान में, उसमें नवीन राज्यों का जन्म और उसके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन के बारे में दिया हुआ है
तो ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से डिपेंड है आर्टिकल 3 पर। तो समझ सकते हो अगर इसमें आर्टिकल 3 होता तो वो निश्चित सही हो जाता। यानी आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है, नवीन राज्यों के गठन यानी नए नए राज्यों का जन्म और उसके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन के बारे में दिया हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाली जो विधि है उसका निर्माण अगर होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाएगा, याद रखना। या फिर ये समझ सकते हो कोई भी विधेयक जो रखा जाएगा आर्टिकल 3 को जो प्रभावित करेगा वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही रखा जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं 2, 3, इनको अच्छे से पढ़ना। भाग 1 में ये दिए हुए हैं तो सही जवाब हो जाएगा भाग 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? H.K. माहेश्वरी, सर आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, P.R. देशमुख। बताइए किसने कहा था भारतीय संविधान के बारे में कि ये वकीलों का स्वर्ग है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग कथन है सभी के इतिहासकारों के, या फिर इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना। जो संविधान के ज्ञाता हुए हैं सभी के बारे में, फेमस व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग कथन हैं, तो सभी को पढ़ना आप। तो देखो आइवर जेनिंग्स, इन्होंने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। इनके अनुसार जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा अपनाई गई जो कानूनी भाषा और जो वाक्यांश थे वे या फिर वो विज्ञान थी, इसे इतना जटिल दस्तावेज बनाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। जो आम व्यक्ति हैं, आम जन हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, समझ सकते हो। ये वकीलों का स्वर्ग बताया आइवर जेनिंग्स ने इसको। देखो विलियम जेनिंग्स एक ब्रिटिश वकील हुए हैं और ये अकादमिक भी हुए हैं। ठीक है, ब्रिटिश वकील थे ये आइवर जेनिंग्स जो थे। और इसमें देखो ऑप्शन डी में ये भीमराव अंबेडकर, ये भी काफ़ी फेमस हैं। जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष रहे थे ये। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे अध्यक्ष के सहित। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आर्थिक कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक कटौती प्रस्ताव के बारे में देखना है। देखो संसद में कई तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं, उसमें से एक फेमस है, इम्पोर्टेंट है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। तो उसके बारे में देखना है आपको। इसमें पहले दिया हुआ है कि इस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। देखो पहला कथन आर्थिक कटौती प्रस्ताव के बारे में कि इस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि इस प्रस्ताव से यानी दोबारा देखो, इस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो ये पहला कथन सही है। इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। ठीक है, तो समझ सकते हो ये दूसरा भी सही है। ये दोनों ही कथन आर्थिक कटौती प्रस्ताव के बारे में बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। देखो मांग में कटौती एकमुश्त हो सकती है या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग के किसी मद में कटौती हो सकती है। समझ सकते हो, या तो एकमुश्त हो सकती है जो मांग की जाती है उसमें कटौती, या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग के किसी मद में कटौती हो सकती है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन अच्छे दिए हुए हैं। देखो मैं आपको कुछ प्रस्तावों के बारे में बता दूं, उनको अच्छे से समझ लेना। कि जैसे एक है प्रस्ताव आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बात करें, इसके तहत कोई भी सांसद किसी भी मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय के लिए आकर्षित कर सकता है, जैसा कि इसके नाम में जाहिर हो रहा है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, और देखो इसका जवाब वह मंत्री या तो तत्काल दे सकता है या फिर उसके लिए कुछ समय मांग सकता है, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उसके लिए। देखो एक प्रस्ताव होता है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव जो होता है, इसको कोई सांसद किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए इसको प्रस्ताव को रखता है। यानी किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए संसद में जो कार्यवाही होती है उसको रोकने का प्रस्ताव रखता है, और उसी को कहते हैं हम काम रोको प्रस्ताव, जैसा कि इसके नाम में ही जाहिर है काम रोको प्रस्ताव। एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में बात करें, देखो इसमें यदि कोई मंत्री किसी तथ्य को छुपाता है या फिर कोई गलत सूचना देता है, संसद में देता है, तो उसमें संसद में विशेषाधिकारों का हनन होता है उससे,
और इसी के उपलक्ष्य में एक सांसद विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, एक होता है देखो निंदा प्रस्ताव, ये भी काफ़ी कॉमन है। निंदा प्रस्ताव के बारे में बात करें, इस प्रस्ताव को, निंदा प्रस्ताव को, जैसा कि देखो निंदा कौन करते हैं, विपक्षी तो निंदा करते हैं, पक्ष वाले तो करेंगे नहीं, तो विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा इसको पेश किया जाता है निंदा प्रस्ताव को। और इस प्रस्ताव में सरकार की नीतियों का विरोध किया जाता है। और याद रखना, अगर निंदा प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, एक कटौती प्रस्ताव होता है, इसको भी विपक्षी दल के द्वारा ही बजट के अनुदान जो होते हैं उनमें उचित संशोधन पेश किया जाता है इसमें। ठीक है, और विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा ही इसको पेश किया जाता है। और अगर ये भी पारित हो जाता है तो भी सरकार को इस्तीफा देना होता है, कटौती और निंदा दोनों में। एक अविश्वास प्रस्ताव भी होता है, और इसको पेश करने से पहले कोई कारण देना अनिवार्य नहीं होता है। यदि यह प्रस्ताव भी पारित हो जाता है तो उस स्थिति में भी सरकार को इस्तीफा देना होता है। 3 प्रस्ताव बताए मैंने, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। तीनों को अच्छे से याद कर लेना। अगर ये तीनों पास हो गए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव के बारे में ये दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान मूल संविधान में नहीं दिया गया है। क्या मूल संविधान में विपक्ष के नेता का कोई प्रावधान नहीं है? बताइए, क्या ये पहला सही है? दूसरा है में यह पद 1964 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। विपक्ष के नेता के बारे में ये कथन है दोनों, कौन सा सही है इसमें? देखो, पहला जो दिया हुआ है, भारतीय जो मूल संविधान था उसमें विपक्ष के नेता का कोई प्रावधान नहीं था, तो पहला तो इसमें ये सही है, क्योंकि यह जो पद है 1977 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया। और इसमें दिया हुआ है दूसरे में 1964। ठीक है, 1977 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था विपक्ष के नेता का जो पद है। ठीक है, तो समझ सकते हो पहला सही है, इसमें दूसरा गलत है। देखो, संसद में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता के लिए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य संख्या का होना आवश्यक है, तभी विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिलेगी। याद रखना, कम से कम कितना, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य होने चाहिए। देख लो तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है ओनली। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों में कौन सा सही है? पहला, इसमें दिसंबर 2023 में अमेरिका और स्वीडन के मध्य रक्षा सहयोग समझौता किया गया, जो अमेरिका को स्वीडन के हवाई अड्डों तक पहुंच प्रदान करता है। देखो, ये पहला सही है। 2023 में अमेरिका और स्वीडन के मध्य रक्षा सहयोग समझौता किया गया, जो अमेरिका को स्वीडन के हवाई अड्डों तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरा, इस समझौते में संकट के समय दोनों देशों का एक दूसरे की सहायता करने का प्रावधान है। देखो, अगर कोई समझौता होता है किसी के बीच राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक समझ सकते हो, ठीक है, अगर वो होगा राजनीतिक रूप से यानी रक्षात्मक रूप से, अगर वो समझौता होगा तो वो रक्षा तो एक दूसरे की उसमें होगी ही, निश्चित है ये तो समझौता। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों पर भ्रमण के लिए दिसंबर 2023 में हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की गई? ये भी पहले कई प्रैक्टिस सेटों में आ चुका है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा में भ्रमण के लिए दिसंबर में स्टार्ट की गई है 2023 में हेलीकॉप्टर सेवा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा और मथुरा में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तालिम जो चक्रवात आया है, इससे प्रभावित कौन सा देश हुआ है तालिम से? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जुलाई में आया है 2023 में तालिम, इससे जो अधिक प्रभावित हुआ है वो चीन प्रभावित हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह दक्षिणी चीन सागर में तूफान तालिम आया, इसने हांगकांग, वियतनाम और दक्षिणी चीन सागर में काफ़ी विनाश किया है। इसमें समझ सकते हो, अगर हांगकांग और इसके अलावा वियतनाम भी ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता। और ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, याद रखना, उष्ण कटिबंधीय, जो भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं, समझ सकते हो, तो सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। और इसका जो नामकरण किया है वो तालिम नाम दिया है इसको फिलीपींस ने। देखो, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल है
ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी है, उसी के नाम पर ब्रह्मोस नाम पड़ा है इस मिसाइल का। रूस और भारत ने संयुक्त रूप से बनाई है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने फिलीपींस को निर्यात किया था। ठीक है, और देखो तालिम, ये फिलीपींस ने नाम दिया इसको, और इसका अर्थ क्या है? तेज या अत्याधुनिक होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसी एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखो रमन सुकुमार को, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका, रमन सुकुमार को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हो, कुछ फ़ायदेमंद क्लास होती हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। देखो अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन, देखो ये कनाडा में हुआ है, विनिपेग शहर है कनाडा का। ठीक है, और ये मंडी के लिए, अनाज की मंडी के लिए फेमस है विनिपेग, ये वहाँ पर संपन्न हुआ है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पूंजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, किसी भी देश के संदर्भ में समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर को उक्त देशों की सामाजिक पूंजी के हिस्से के रूप में समझा जाता है। देखो ये पहला काफ़ी अच्छा कथन है, यानी समझ सकते हो ये बिल्कुल सही है इसमें, कि किसी भी देश के संदर्भ में समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर को उक्त देश की सामाजिक पूंजी के हिस्से के रूप में समझा जाता है। पहला बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, दूसरा है इसमें पारस्परिक संबंधों की पहचान की साझा भावना, सहयोग व पारस्परिकता जैसे तत्व शामिल होते हैं। तो देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही बिल्कुल सामाजिक पूंजी के संदर्भ में दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही साबित होते हैं। समझ सकते हो दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है दोनों, और ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, समझ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 44 कंप्लीट होता है UPPCS और ROARO का। इसी तरह से करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एग्जाम से पहले, सभी को अच्छे से देखो। काफ़ी देखो 30 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी यूजफुल होगी ये क्लास इसमें डेली, और 30 में समझोगे तो फैक्ट समेत 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर सभी कंप्लीट कर लिए तो 1500-2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समझ सकते हो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। कल मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में 45वें प्रैक्टिस सेट के साथ। 50 करेंगे इस सीरीज़ में, फिर आगे से अगली सीरीज है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा या तो उसमें कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करूँ, या फिर इसी हिसाब से, या फिर 50 क्वेश्चन के हिसाब से, जो कुछ सही लगेगा उसी हिसाब से आते रहेंगे। ठीक है, बाय।